नमस्कार। स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और हम यहां पर बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। टॉपिक एंड चैप्टर इज जेनेटिक्स अबाउट मेंडल। वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर और इन दीज लेक्चर्स अबाउट मेंडल, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल एंड वर्क डन आफ्टर मेंडल। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो मेंडल आपके सामने है स्क्रीन पर बड़े सी एक इमेज अपने गार्डन के अंदर, चर्च के गार्डन में पायसम सटाइम आपने कुछ पढ़ा होगा। बस मैं वही थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल एक जो प्रीस्ट थे और चर्च के गार्डन में पायसम सटाइम प्लांट, गार्डन पी प्लांट पर अपना वर्क कर रहे थे। तो ये आपके सामने है कि किस तरह से ये डेडिकेटेड पर्सन थे और नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे आज मेंडल के बारे में। जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, ये दो चीजें हैं जो सिंपल सी हमें पढ़नी होती है। हेरिडिटी क्या है और जेनेटिक्स क्या है। हेरिडिटी द टेंडेंसी ऑफ जनरेशन थ्रू विच दे इनहेरिट द कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो कोई भी जो कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इसी को हेरिडिटी कह रहे हैं। और इसका जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इनहेरिटेंस की स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं। हम कैसे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी कहा और मैं अपने हर लेक्चर में ये बात रिपीट करूंगा कि आपको जेनेटिक्स अगर समझनी है तो जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है। अगर आपने जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको पूरी जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ, आपकी काफ़ी मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें आप, ये पेरेंट्स हैं के सामने और ये उनके एक ऑफस्प्रिंग, उनके चाइल्ड। तो यहाँ पर इनके जैसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ फेस भी इनके जैसा है, कुछ हेयर भी इनके जैसे हैं। आईब्रोज देखें आप हेयर स्टाइल देखें, हेयर कलर देखें, स्किन कलर देखें। तो ये अपने पेरेंट्स की तरह दिख रही है। जो डॉटर है इनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह, दोनों की तरह, कुछ कैरेक्टर्स इनके और कुछ कैरेक्टर्स मदर के, कुछ कैरेक्टर्स फादर के। तो ये जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब कैरेक्टर्स जा रहे हैं, इसी को हेरिडिटी कह रहे हैं। और इसकी जो स्टडी है उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और सबसे पहले इनहेरिटेंस की स्टडी की थी मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लेकिन उनका काम बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक, अबाउट 34 ईयर तक अननोन रहा। किसी ने भी उनके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया और फेमस नहीं हुए इस कारण से मेंडल। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट थे जिनकी बात हम करेंगे, 3 अलग अलग कंट्रीज के, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मिक। तो ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे डिफरेंट कंट्रीज से जिन्होंने रीडिस्कवरी की मेंडल के लॉज की। जो मेंडल के लॉज थे उनकी रीडिस्कवरी की। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने मेंडल के नाम से ही इसको रिपब्लिश किया। तो इसीलिए मेंडल इतना फेमस हुआ। बाद में आफ्टर डेथ, मेंडल की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, 84 के अंदर डेथ हो गई थी। और 1901 के अंदर, 1900 के अंदर इन्होंने सारा कुछ काम किया था जो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने। चलिए देखते हैं आगे, बात करेंगे मेंडल के लाइफ हिस्ट्री की। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को माना जाता है। लेकिन मेंडल आप बार बार सुन रहे हैं, लेकिन मेंडल का पूरा नाम, मेंडल के पेरेंट्स ने मेंडल का नाम रखा था जॉन मेंडल। मेंडल के पेरेंट्स ने मेंडल का नाम रखा था जॉन मेंडल। इसका जॉन मेंडल का ये अजीब सा नाम दिया आपके सामने, कंट्री का नाम, जो स्पेलिंग थोड़ी अजीब है, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। चेकोस्लोवाकिया, स्पेलिंग ऑफ दिस कंट्री, द नेम इज चेकोस्लोवाकिया। ब्रुन सिटी, ऑस्ट्रिया। तो वहां पर एक छोटे से विलेज के अंदर मेंडल का बर्थ हुआ था। और यहाँ चेकोस्लोवाकिया में 22 जुलाई 1822 और डेथ हुई थी 44 के अंदर, 84 के अंदर मेंडल की डेथ की जब हम बात करते हैं तो हम 1884, याद रखें आप, 1884 के अंदर मेंडल की डेथ हुई थी। तो अपना जो लाइफ था, उस पूरे लाइफ में, ड्यूरिंग लाइफ इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। देखो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं किए, 10 साल 11 साल इसने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको शो किया। तो 10 साल तक, लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट्स करना एक बहुत टिपिकल टास्क होता है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपके साथ में डिस्कस करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कोशिश करें आप इसको याद रखें। तो मेंडल का बर्थ 22 जुलाई
1822 में चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया के चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, जिसको अब चेक रिपब्लिक नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट में चेक रिपब्लिक इसको कहते हैं। तो वहाँ पर उसके बाद इसकी एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह हुई। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में 1842 के अंदर 1842 में मेंडल ने चर्च ज्वाइन किया था, और चर्च में एज अ प्रीस्ट वो जो फादर होते हैं जो प्रेयर करवाते हैं, तो चर्च में एज अ प्रीस्ट ज्वाइन किया और वहां पर काम करना स्टार्ट किया। प्रेयर और चर्च के जो भी काम होते हैं वो सब करना मेंडल ने स्टार्ट किया। बट बाद में वहां से, और वहीं पर पहले मैं एक बात बताऊंगा, वहीं पर मेंडल को ग्रेगर नाम मिला। इसके पेरेंट्स ने जो नाम रखा था वो तो था जॉन मेंडल, बट बाद में जब नाम मेंडल को वहां पर एक और मिला, ग्रेगर मिला, तो ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम हो गया मेंडल का। तो नाम तो जॉन मेंडल था, लेकिन बाद में ग्रेगर भी मिला, तो ऑनर्ड एक टाइटल जो मिला था वो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस तरह से पूरा नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल 1851 के अंदर। बाद में एक्चुअली में हुआ क्या कि मेंडल वहां से वियना चले गए थे, वियना यूनिवर्सिटी। तो वियना यूनिवर्सिटी गए और वियना यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर गिवन होगा, हाँ। तो वियना में वियना यूनिवर्सिटी के अंदर, वियना यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री को मेंडल ने पढ़ा। और जब वहां से वापस आए, तो वहां से वापस आने के बाद में 3 साल बाद वापस जब आए 54, तो उसके बाद मेंडल ने ज्वाइन की थी एक स्कूल, मॉडर्न स्कूल, वहीं पर विलेज की एक मॉडर्न स्कूल थी। तो वहां पर मॉडर्न स्कूल के अंदर एज अ टीचर मेंडल ने ज्वाइन किया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेंडल जब वहां पर पढ़ा रहे थे, तो साथ में मेंडल ने देखा कि वहां पर जो बायोलॉजी के टीचर थे और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे प्लांट्स पर। तो मेंडल को भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एक्चुअली में कुछ चीज़ें क्या होती है, इंटरनल होती है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसा आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर सीएम अभी एट प्रेजेंट सीएम अशोक गहलोत, और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो माली समाज के हैं, बागवान या माली। तो मेंडल भी अगर कास्ट की बात करें तो माली था। तो मेंडल के घर में सभी लोग प्लांट से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, काम करते थे। बट मेंडल ने चर्च ज्वाइन किया, फिर बाद में मैथमेटिक्स, लेकिन अंदर से तो जो था वो तो बाहर आएगा ही ना। तो हुआ क्या कि मेंडल का भी इंटरेस्ट था प्लांट्स के ऊपर वर्क करने का। तो मेंडल ने भी अपना वर्क जब स्टार्ट किया, अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, वैसे टीचिंग स्टार्ट कर दी थी मॉडर्न स्कूल। लेकिन जब बायोलॉजी के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को काम करते देखा प्लांट्स के ऊपर, तो उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और मेंडल ने भी चर्च के गार्डन के अंदर, मेंडल ने चर्च के गार्डन में अपना काम स्टार्ट किया, वहां पर प्लांट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और जो प्लांट मेंडल ने चूज किया था, दैट वाज पायसम सटाइवम, गार्डन पी प्लांट। तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को चूज किया, पायसम सटाइवम को चूज किया, और उसके ऊपर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। तो अब वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना, क्या उसके अंदर रहता है, क्या किस तरह से उसने अपने काम करना स्टार्ट किया था। तो ये तो थी उसकी हिस्ट्री। इसके बाद में मेंडल ने आगे, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से अपना काम लगभग 10 सालों तक अपना काम किया, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और 1865 के अंदर मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था। मेंडल अपना वर्क पब्लिश किया था ब्रुन, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन के सामने। तो जो रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन थी, उनको अपना वर्क दिखाया था, जो अपना काम था। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से अपना पेपर पब्लिश किया था, जो एनुअल मैगजीन थी सोसाइटी की, उसमें। तो एक्चुअली यही होता है कि आप लोगों को वैसे आइडिया नहीं होगा, या शायद आइडिया हो तो अच्छी बात है। जो भी साइंटिफिक वर्क होता है, आपने जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जो वर्क किया है, उसको जर्नल्स के अंदर आपको पब्लिश करना जरूरी होता है, तभी लोगों को पता चलेगा। ये आपकी जो बुक्स है, हमारी जो बुक्स है, जो हम एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो बुक्स पढ़ते हैं, उन बुक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है, वो इंफॉर्मेशन भी उन जर्नल से आती है। उस जर्नल के अंदर क्या रिसर्च था, क्या दिया था, और उसी को कंसीडर करते हैं बुक्स के अंदर, और आप लोग पढ़ते हैं। और सिर्फ आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक की बात नहीं, जितनी भी बुक्स हैं उनके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आती है।
जर्नल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट, लोग अपने एक्सपेरिमेंट पब्लिश करते हैं, और जब उन जर्नल्स को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये जर्नल सब क्या आते हैं, आर्ट्स के भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं, सब क्या आते हैं। तो साइंस फील्ड से जुड़े हुए, साइंस में भी आप जेनेटिक्स से जुड़े हुए, तो जेनेटिक्स के जो जर्नल्स आते हैं उनको आप रेगुलर पढ़ते रहें, तो उसको आपको उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड क्या वर्क वर्ल्ड में अभी चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं। इस तरह से मेंडल ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उनको पब्लिश किया, और पब्लिश करने के बाद में सबको दिखाया किस तरह से उसने अपना काम किया था। तो यहाँ पर जो मेंडल ने चूज किया था वो था गार्डन पी प्लांट। तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और ये जो गार्डन पी प्लांट था, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पायसम सटाइवम। तो यहाँ पर गार्डन पी प्लांट, और मैं लिख देता हूँ इसको पी प्लांट इन द गार्डन ऑफ चर्च। तो 1865 के अंदर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल ने पब्लिश किया था, और जो पेपर था, रिसर्च पेपर, उसका नाम भी रखा था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मेंडल ने जो क्रॉस करवाए थे वो सारे हाइब्रिडाइजेशन थे। मेंडल को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेंडल को जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी बहुत ज़्यादा, कोई मेंडल को आइडिया नहीं था जेनेटिक्स क्या होती है, जीन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मेंडल ने कभी सेल्स को नहीं देखा, जब सेल्स को नहीं देखा तो सेल के अंदर क्या है ये भी मेंडल ने नहीं देखा, तो मेंडल को आइडिया नहीं था। तो लगभग जब वहाँ पर उसने अपना वर्क पब्लिश किया, तो पब्लिश करने के बाद में लोगों ने उसको डिनाई कर दिया था, लोग भूल गए थे उसके काम को। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में मेंडल के साथ हुआ क्या था जब उसने अपना वर्क पब्लिश किया था। तो मेंडल ने जब अपना वर्क पब्लिश किया तो उस टाइम वहाँ पर एक दूसरा साइंटिस्ट बहुत फेमस था, जिसका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन। आपने भी नाम सुना होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये नाम सुना होगा। तो सर्वाइवल फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब दिया था चार्ल्स डार्विन ने, और ये समझाना और समझना लोगों के लिए इजी था, इसीलिए लोगों ने मेंडल पर ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहला रीजन क्यों मेंडल को लोग भूल गए, मेंडल को लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ना उसकी रिसर्च को अप्रूव किया, तो उसके कुछ रीजंस थे। एक रीज़न उसमें ये भी था, वहाँ पर जो डार्विन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो डार्विन के कारण भी मेंडल उस टाइम फेमस नहीं हो पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न मैथ्स, स्टैटिक्स। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके अंदर बहुत अच्छी मैथ्स और बहुत अच्छी स्टैटिक्स मेंडल ने अप्लाई की थी, और रिजल्ट एग्जैक्ट थे, एक्यूरेट थे। लेकिन कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, इसलिए भी उस टाइम के लोगों के समझ से आगे का वर्क था। ये वर्क उस टाइम के लोगों के समझ के बाहर था, इसलिए भी उन लोगों को समझ में आया नहीं। तो जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको डिनाई कर देते हो, आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। तो लोगों ने भी यही किया था उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे। तो बात कॉमन पीपल की नहीं हो रही है, बात साइंटिस्ट की हो रही है। तो साइंटिस्ट ने क्यों उसको डिनाई कर दिया, क्यों उसको नेग्लेक्ट किया, क्यों उसको रिजेक्ट किया? तो मेंडल के वर्क को, जब मेंडल ने अपना वर्क 10 साल का काम मेंडल ने जब अपना पब्लिश किया साइंटिस्ट के सामने, तो उन्होंने मेंडल के वर्क का रिजेक्शन कर दिया था। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, कार्ल नेगेली। कार्ल नेगेली का नाम अगर आपने सुना है और नहीं सुना तो बता देता हूँ। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, कार्ल नेगेली ने, जब आप कोई अपने रिजल्ट देते हैं किसी को कि मैंने एक प्लांट पर, जैसे मेंडल ने पायसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि इस पे ये रिजल्ट्स मिले, उन्होंने भी ठीक है रिजल्ट्स मिल गए, उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स को किसी और प्लांट पर, किसी और ऑर्गेनिज्म पर करके देखा। हाइरेशियम पर किया था उन्होंने, जिस पर किया था उसका नाम था हाइरेशियम। हाइरेशियम पर उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो मेंडल ने पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट पर किए थे। मेंडल ने किए थे गार्डन पी प्लांट पर, और उन्होंने, कार्ल नेगेली ने किया हाइरेशियम पर। और जब उन्होंने हाइरेशियम पर वो किए एक्सपेरिमेंट्स तो रिजल्ट डिफरेंट मिले, वो रिजल्ट नहीं मिले जो पायसम सटाइवम में पी प्लांट पर मिले थे मेंडल को, उनमें से रिजल्ट चेंज मिले। तो फिर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट थे, किए, रिजल्ट चेंज मिले। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि कार्ल नेगेली ने ये कह दिया कि मेंडल ने जो काम किया है, जो मेंडल का वर्क है, वो वर्क जो प्लांट मेंडल ने चूज किया था वो एक ऐसा प्लांट था जिस पर रिजल्ट
नहीं मिलता, वो एक एक्सेप्शन था, उसको एक एक्सेप्शन कंसिडर किया, जबकि हाइरेशियम का एक्सेप्शन था। तो हुआ ये, जैसे आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लें आपके पास एक बॉटल है, आप बॉटल का एक कैप खोलें, आपके पास जितनी भी बॉटल है, अब वो किसी भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक की हो, किसी भी जूस की हो, वाटर बॉटल हो, आप उस बॉटल का कैप, उसका जो लिड है, उसको ओपन करें। आप किस तरह से उसको रोटेट करेंगे, आप देखें ध्यान से, आप दो ही चीजों कंपेयर करना है। आपने जितनी भी बॉटल्स है, सबके लिड को आप ओपन करें, कैप ओपन करें, देखें किस तरह से वो किस साइड रोटेट हो रहा है। दूसरा आप एक मार्कर को ओपन करें, जो व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला जो मार्कर आता है, उस मार्कर को ओपन करें। उसका कैप तो जो खींचने से पुल करेंगे तो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, बट आप उसका जो निप वाला पार्ट, इसमें आप रिफिलिंग करते हैं इंक, वो वाला पार्ट, उसको आप ओपन करें, उसको ऑपोजिट रोटेट करना पड़ता है। जिस तरह से आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं ना, बोतल का कैप खोलते हैं, उस तरह से नहीं, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट करना पड़ेगा, तब वो खुलेगा। तो यही कुछ ऐसा हुआ था कि जो कार्ल नेगेली थे, कार्ल नेगेली ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जिस प्लांट को चूज किया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने के लिए, वो प्लांट एक एक्सेप्शन निकला, और उन्होंने मेंडल के प्लांट को, पायसन सेटाइवम को एक्सेप्शन कह दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था मेंडल के उस टाइम रिजेक्शन का, उसके वर्क के रिजेक्शन का, उसके फेमस न हो पाने का। तो ये छोटी सी गड़बड़ मेंडल के साथ हो गई थी। यहाँ मेंडल का जो है फॉर्च्यून ने साथ नहीं दिया। चले आगे, उसके बाद हुआ क्या, 84 के अंदर मेंडल की डेथ हो गई थी। डेथ के काफी टाइम बाद में, और उसके रिसर्च के, मेंडल के जो रिसर्च वर्क था उसके 34 ईयर बाद, 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मिक, यहां पर टी साइलेंट रहेगा, एरिक वॉन शर्मिक के अंदर टी साइलेंट रहता है, नाम यही है, याद रखें आप। तो ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मिक, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे अलग अलग जगह पर। ये तीनों ने अब जब काम किया और उनको पता चला जो काम है इन तीनों का सेम था, और उसके बाद तीनों अलग अलग कंट्रीज के हैं, तीनों ने काम किया, इनका रिजल्ट भी तीनों के सेम आए, और फिर इन्होंने पता किया ये जो काम इन्होंने किया है, ये वर्क जो इनका हुआ, ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारे रिजल्ट्स आज से कोई 34 ईयर एगो कोई और कर चुका है। दैट पर्सन वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का फादर जिसको कंसीडर करते हैं, मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके थे, और रिजल्ट भी मिले थे अच्छे, और सारे रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट थे, लेकिन फिर भी रिजेक्शन हो गया था। और रिजेक्शन के कुछ रीजंस थे, जो रीजंस मैंने आपको बता दिए। एक तो उस टाइम डार्विन का फेमस होना, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी थी बहुत इजी थी, लोगों की इंटरेस्टिंग भी थी, लोगों को समझ में भी आ रही थी, तो इसलिए भी लोगों ने, जो कॉमन पीपल्स थे, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। स्टैटिक्स थी, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों से आगे का काम था, उन लोगों को समझ में आया नहीं। और फिर कार्ल नेगेली ने जो हाइरेशियम पर किया, उसमें वो एक एक्सेप्शन निकल गया। तो इस तरह से उन्होंने मेंडल के प्लांट का एक्सेप्शन कंसीडर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से फिर मेंडल का रिजेक्शन हो गया, उस टाइम मेंडल के वर्क का रिजेक्शन होने के रीजन। लेकिन रीडिस्कवरी हुई और मेंडल अल्टीमेटली फेमस हुआ। यहाँ पर रीजंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब मेंडल ने क्यों सिलेक्शन किया पी प्लांट का, तो इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला रीजन, इजी ग्रो कर सकते हैं आप इसको, बहुत इजी आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। ये छोटा प्लांट है, साइज बहुत छोटी है इसकी, तो छोटी साइज का प्लांट है, आप एक छोटी सी जगह पर ग्रो करवा सकते हो इसको, और पॉट में भी ग्रो करवा सकते हो। तो पॉट में ग्रो करवाने का एक बेनिफिट क्या है, आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप जब चाहे इसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, गार्डन रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, किसी ट्री के नीचे रख सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको ले जाकर रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन था कि छोटी साइज का प्लांट है, इजीली आप इसको ग्रो करवा सकते हो, और एक बहुत कम स्पेस के अंदर आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट, लाइफ स्पान। इसका लाइफ स्पान कम था, इसका लाइफ स्पान बहुत कम था। 1 ईयर प्लांट है, एनुअल प्लांट है, फ्यू मंथ्स का इसका लाइफ स्पान होता है। आपने आज अगर इसके सीड्स ग्रो करवाए हैं तो कुछ ही टाइम में जर्मिनेशन हो जाएगा। सीड जर्मिनेशन होने के बाद में, क्योंकि इनका जर्मिनेशन टाइम नहीं होता, जर्मिनेशन पीरियड नहीं होता इनका, मतलब एक ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर के कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो सीड्स
बनने के बाद में एक जर्मिनेशन टाइम लेते हैं, इतने टाइम बाद में जर्मिनेट होंगे वो, बट इनके अंदर नहीं होता ऐसा। प्लांट्स जो पायसम सटाइवम, इनके अंदर अच्छी बात ये भी है कि इनमें ये टाइम नहीं होता, उनको जैसे ही कभी भी आप वो जर्मिनेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा और वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ मंथ का इनका लाइफ स्पान होता है। बहुत सारी जनरेशन आप बहुत फ्यू टाइम के अंदर आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि यही एक्सपेरिमेंट अगर मेंडल किसी डॉग पर करता है, काऊ पर करता, तो क्या होता? किसी दूसरे एनिमल पर अगर ये एक्सपेरिमेंट होते, किसी एनिमल पर होते जिसका लाइफ स्पान, अब आप सोचे गाय पर हो रहे, उस गाय में फिर 10 साल 15 साल पता नहीं कितने टाइम बाद में उसका ऑफस्प्रिंग आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनके ऑफस्प्रिंग 10-15 साल, तब तक तो जो है मेंडल ने 10 इयर्स के अंदर तो सारे एक्सपेरिमेंट ही कर लिए थे। बट वहां अगर वो किसी एनिमल के चक्कर में होता, वो चाहे डॉग है, चाहे कैट है, चाहे कुछ भी है, तो टाइम ज़्यादा लगता वहां पर, और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वो भी कम होती। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीड्स, क्योंकि नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा होते हैं ना, तो नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल सा हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक तो प्लांट की साइज, स्मॉल साइज है प्लांट की, दूसरा शॉर्ट लाइफ स्पान है इसका, थर्ड नंबर ऑफ सीड्स काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ सीड्स ये साइन है ज्यादा का, है ना, तो नंबर ऑफ सीड्स काफी ज्यादा है इसके अंदर। गैमीट्स भी ज्यादा बनते हैं, जितने ज्यादा गैमीट्स होंगे उतने। अब एक और ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये सबसे अच्छा। अगर एक बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसके अंदर कंडीशन क्या हो सकती है? आप उस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करवा सकते हैं। आप उस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों मेंडल के कंट्रोल में था, क्योंकि जब बाइसेक्सुअल प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होना ही है। और आप कुछ टेक्निक्स है जिनको हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उन टेक्निक्स को यूज करके आप उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, मोनेशियस का मीनिंग यही है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म which has both the sexes, ठीक है, both sexes are present in same organism। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, तो उसको आप मोनेशियस या फिर बाइसेक्सुअल कह सकते हो। अब यहाँ पर जो पायसम सटाइवम, देखो यहाँ इटैलिक में लिखा हुआ है इसको, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, आपको इसी तरह से लिखना है। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी यहाँ पर कि जो भी नाम ऐसा आ रहा, कोई ऐसा नेम है जो रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ। तो पायसम सटाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट which was selected by Mendel for his experiments। and पायसम सटाइवम जेनेटिक कोई भी साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हैं तो जीनस का फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को शो कर रहा है, सेकंड स्पीशीज को। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, जैसे पी कैपिटल है, और एस जो उसके बाद वाले सारे जीनस के फर्स्ट लेटर कैपिटल के बाद में सारे स्मॉल में ही होते हैं। इसके पास में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो 7 जो ट्रेड्स चूज किए थे मेंडल ने, उनके सबके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने का बेनिफिट यही है कि जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो आप उसमें पॉलिनेशन या क्रॉस जो भी हाइब्रिडाइजेशन है आपके, वो बहुत आप इजीली करवा सकते हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट था मेंडल को इस प्लांट के चूज करने से। तो यहाँ पर सिंपल सा कुछ कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए, क्यों मेंडल ने इनको चूज किया था। अब मेंडल ने सिलेक्शन कैसे किया, मेंडल ने किन का सिलेक्शन किया, कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया, कुछ आपके सामने है कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पर मेंडल ने एक्चुअल में 34 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे, जो देखे थे मेंडल ने, लेकिन उनमें से 7 को उसने चूज किया। यहाँ जब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ये जो रीजंस है, तो इसके अंदर जो 7 कैरेक्टर्स थे, ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको आप मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस था, जिनका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस
मतलब आपको दिखाई दे देता है, ऐसा नहीं कोई हिडन कैरेक्टर हो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आप देख कर पता लगा सकते थे कि उस कैरेक्टर क्या है और उसमें क्या शो हो रहा है क्या नहीं शो हो रहा, ये सारी चीज़ आप उसको देख कर पता लगा सकते थे, इसलिए इसको ये एक बेनिफिट इसमें भी था। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर बात करेंगे मैंडल के जो 7 कैरेक्टर्स थे। अब यहाँ पर आपको 4 ही दिख रहे हैं, 1 2 सीड, फ्लावर, पॉड, स्टेम, लेकिन कैरेक्टर 7 है। देखें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा स्टेम से, इसको कुछ दूसरा कलर लेते हैं, डार्क कलर आपके लिए स्पेशल। ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल 7 ट्रेड्स थे और उनके ऑपोजिट कैरेक्टर्स देख रहे हैं आप, हर एक के अंदर 2 ऑपोजिट कैरेक्टर है, एक ये और दूसरा ये, फिर ये और ये, इनके नाम लिखे हुए हैं, डायग्राम है, इमेज है इनकी और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। देखें आप यहाँ पर वाइट, वॉयलेट, येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल्ड, तो इस इमेज के अंदर आपके सामने है, बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल है किस तरह से ये आपके सामने प्रेजेंट है। चलें आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैंडल ने जो चूज किए थे कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स, वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसके अंदर साइज ऑफ स्टेम, साइज ऑफ या लेंथ ऑफ प्लांट। तो साइज यहाँ पर जो है वो स्टेम की बात कर रहे हैं, जो साइज की बात हो रही है ये किसकी है, ये स्टेम की साइज की बात कर रहे हैं। देखें आप, एक टॉल स्टेम है और एक शॉर्ट स्टेम है, तो यहाँ पर टॉल स्टेम और शॉर्ट स्टेम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या था, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग की मीनिंग क्या है, ऑपोजिट, तो 2 ऑपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट मैंडल, क्योंकि क्रॉस तो उन्हीं के बीच होगा ना। हमने जब वर्ड यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्या होते हैं हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा हमने डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। तो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आप 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं जिनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो उसको आप हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। तो स्पीसीज सेम होनी चाहिए, जैसा आप डॉग देखते हैं अपने घर के आसपास, कितने तरह के डॉग्स होते हैं, मुझे ज़्यादा नाम तो याद नहीं है, लेकिन लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन और बुलडॉग, और होते होंगे और भी बहुत सारे, वैसे होते हैं काफ़ी सारे, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे। लेकिन जो डॉग के नाम लिए मैंने, ये सारे इनकी ब्रीड्स थी डॉग की, स्पीसीज नहीं, ये ब्रीड्स है। तो ब्रीड्स अलग होती है, स्पीसीज के अंदर ब्रीड्स आती है, तो जीनस स्पीसीज और स्पीसीज के अंदर आते हैं सब स्पीसीज वगैरह, उसके बाद में ब्रीड्स भी आते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर ब्रीड्स अलग अलग हैं, तो ब्रीड्स के अंदर स्पीसीज सेम है, तो आप 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करवा सकते हो जो सेम स्पीसीज के मेंबर हो। तो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो लेकिन यहाँ पर अगर सेम स्पीसीज के हैं, कैरेक्टर्स भी सेम है, तो फिर वो हाइब्रिडेशन कैसे होगा। हाइब्रिडेशन कब होगा, जब उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट है, एक भी कैरेक्टर अगर उनका अलग है तो उसका आप हाइब्रिडेशन कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, एक टॉल प्लांट का एक डॉर्फ प्लांट के साथ में, शॉर्ट की जगह डॉर्फ वर्ड ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट लिया। इसी तरह से जो पॉड है या फ्लावर की पोजीशन है वो एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है। यहाँ पर पॉड के बारे में बात करें तो 2 कैरेक्टर पॉड के हैं, एक तो उसका कलर और एक उसका शेप या उसकी फॉर्म। तो कलर के अंदर ग्रीन एंड येलो, और फुल या इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड जो फूली हुई होती है और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो सिकुड़ी हुई होती है। उसके अलावा कलर वॉयलेट और वाइट कलर। यहाँ पर कॉटलडन्स के अंदर येलो कॉटलडन एंड ग्रीन कॉटलडन। एंड इसका जो शेप है, यहाँ फॉर्म की जगह आप शेप वर्ड जनरली यूज करते हैं और बुक में भी शेप वर्ड ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर राउंड एंड रिंकल्ड, तो ये अलग अलग शेप आपको कुछ मिल जाएंगे, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं। ये रिंकल्ड कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से आपको रिंकल्ड मिल जाएगा। तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया था डोमिनेंट एंड रिसेसिव, आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव को डिस्कस किया था। क्या मीनिंग है डोमिनेंट और रिसेसिव का। जब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो डोमिनेंट किसको कहते हैं और रिसेसिव किसको कहते हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन व्हिच शोड सेल्फ, which shows character in heterozygous condition is called dominant, and gene which do not show self in heterozygous condition is called recessive.
तो ऐसा जीन जो अपने आप को शो कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसको डोमिनेंट कह रहा है, और जो अपने आप को शो नहीं कर रहा उसको रिसेसिव कह रहा है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। जैसे हमारे पास में, मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको बताऊँ, जैसे आपके पास टॉल प्लांट है, हम शो कैसे करते हैं? टॉल प्लांट के अंदर हमें पता है, मेंडल को नहीं पता था, हमें पता है क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है, तो हमारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, हमें करके नहीं देखना है, ये सब जो हो चुका है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट के लिए जो जीन्स या एलीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनको हम शो करेंगे टॉल के टी से, कैपिटल टी कैपिटल टी। डॉर्फ को हम डी से या शॉर्ट के एस से शो नहीं करेंगे, इसी के स्मॉल से हम शो करेंगे। तो एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, इन सब के अंदर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट है उसको उसके फर्स्ट लेटर से हम शो करते हैं, और रिसेसिव को शो करते हैं हम डोमिनेंट के स्मॉल से। डोमिनेंट का जो फर्स्ट लेटर था उसी के स्मॉल। जैसे आपके क्वाड्रेंट्स है येलो एंड ग्रीन, तो येलो के लिए आप कैपिटल वाई लिखते हैं, लेकिन ग्रीन के लिए आप स्मॉल वाई लिखेंगे। यहां मैं वही बताऊंगा जो हमारे काम आएंगे। हमारे काम कौन सा आएंगे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है यहाँ पर। तो ये हमारे काम आएगा कैपिटल टी और इसके साथ में स्मॉल टी, इसको हमें काम में लेना है। दूसरा जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में है, जो मेंडल ने किए थे और हमें पढ़ने हैं, तो यहाँ पर येलो के लिए कैपिटल वाई एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर एंड रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो यहाँ पर इस तरह से हम इनको चूज करेंगे और इस तरह से हम इनकी बात करेंगे, और इन्हीं को हमें डिस्कस करना है आगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये तो कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, हमने बात की क्या कैरेक्टर्स है और कैसे इनको आपको याद रखना है। देखो याद रखने का भी ईजी है, आप इसको याद इस तरह से रख सकते हैं। जैसे स्टेम का जनरली एक कैरेक्टर है, साइज ऑफ स्टेम या लेंथ ऑफ प्लांट। उसके बाद में सबके दो कैरेक्टर, जैसे पॉड के दो कैरेक्टर है, उसका शेप, उसका कलर। फ्लावर के दो कैरेक्टर है, ये फ्लावर का एक तो कलर आ जाएगा और दूसरा इसकी पोजीशन आ जाएगी, फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर का कलर है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। सीड्स के भी दो कैरेक्टर्स हैं, इसका शेप है और इसका कॉटलटन है। तो इस तरह से कॉटन का कलर। तो यहाँ इस तरह से आप इसको इजीली आप लर्न कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर मेंडल्स क्रॉसिंग टेक्निक, अब ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पॉलिनेशन किया, तो इस पॉलिनेशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने जो पॉलिनेशन करवाया था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी किया और क्रॉस पॉलिनेशन भी किया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो कैसे होगा और क्रॉस पॉलिनेशन की क्या टेक्निक है? तो सेल्फ पॉलिनेशन तो अपने आप हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसके अंदर, अपने आप कैसा होता वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ टेक्निक्स यूज की थी और वो टेक्निक्स थी इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। यह नाम गिवन है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये दो टेक्निक्स हैं, देखें आप, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये दो टेक्निक्स हैं जो मेंडल ने यूज की थी। और कैसे क्या किया था मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद एक बार इसको रीड कर लेंगे। देखिए ध्यान से, मेंडल के पास में एक प्लांट था, पायसम सटाइवम। मान ले इसका फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर, इस फ्लावर को थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं। तो मेंडल के पास एक प्लांट है, पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट, और इस प्लांट के अंदर अब मेंडल को क्रॉस करवाना है। पहले तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसको बना लेते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सेपल्स होती है, पेटल्स होती है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो कई सारी चीजें प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज कार्पल एंड कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है एक प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। कार्पल, इसके तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी तरह से यहाँ पर स्टेमन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट है साथ में इसके स्टेमन्स। तो यहाँ पर स्टेमन्स भी प्रेजेंट है। तो एक फ्लावर है जिसमें स्टेमन्स है, जिसमें कार्पल है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब ये प्लांट है ए प्लांट,
और एक प्लांट और है बी प्लांट, एक बी प्लांट भी है, तो बी प्लांट भी बना देते हैं। उसके बाद देखेंगे किस तरह से मेंडल ने क्रॉस किया था। तो यहां पर एक और प्लांट है, दिस इज बी प्लांट, बोथ आर पायसम सटाइवम, दोनों ही पायसम सटाइवम है, दोनों में डिफरेंस जो होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर ये पायसम सटाइवम का प्लांट है, इसमें कार्पल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और साथ में प्रेजेंट है इसमें इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन्स, स्टेमन्स का जो अपर पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, एंड एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स हैं वो, तो पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। तो होता क्या है, यहां पर आपके पास जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो निकल कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और ये पोलन ग्रेन्स अब यहां से अंदर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये तो हो जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, जहां पोलन ग्रेन्स एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर के एंथर से निकलकर जा रहे हैं उसी की स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर इसके पोलन ग्रेन्स यहां से इसके ऊपर आते हैं तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब मेंडल को सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाना था, मेंडल को क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना था। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सेल्फ पॉलिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अपने आप हो जाता। बट अब मेंडल को जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो उसने दो टेक्निक्स को यूज किया था। दीज टू टेक्निक्स वर, फर्स्ट इज emasculation and another was bagging। देखो बैगिंग तो नाम से पता चल रहा है, आप लोगों की इंग्लिश कैसी भी हो, बहुत अच्छी है वो बहुत खराब हो, लेकिन आपको नाम से पता चल रहा है बाय नेम बैगिंग। बैगिंग मींस बैग कर देना किसी को, कवर कर देना, बैग की तरह पूरा बंद कर देना किसी को, तो उसको बैगिंग कह रहे हैं। एमेस्कुलेशन क्या है? एमेस्कुलेशन का मतलब आपको यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कट करके रिमूव करना है, सिंपल सा, इतना सा करना। क्या है, मेंडल ने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था, मतलब इसके पोलन ग्रेन्स, ये जो बी प्लांट है इसके जो पोलन ग्रेन्स है इनको यहां से निकाल कर, अंदर से निकाल कर कहां स्प्रिंकल करना था, इसके ऊपर स्प्रिंकल करना था, ए प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले ये जो प्लांट था इसके स्टेमन्स को कट कर दिया, इसके स्टेमन्स को कट कर दिया बाय सीजर और फॉरसेप्स। तो फॉरसेप्स से, फॉरसेप्स देखी होगी आपने, आपका जो डायसेक्शन बॉक्स आता है, जो डायसेक्शन में तो नहीं, सेक्शन कटिंग में यूज करते हैं, डायसेक्शन स्कूल में तो बंद है, तो बैन है, और आप कॉलेज में भी बैन कर दिया है वैसे तो यहां पर कंडीशन क्या है कि आपके पास में फॉरसेप है या मेंडल के पास फॉरसेप थी, तो फॉरसेप से इसको रिमूव किया, स्टेमन्स को हटा दिया, डिस्कार्ड किया। अब ये स्टेमन्स यहां से गायब हो गए, तो इसको गायब कर देते हैं, कट कर दिए, तो ये स्टेमन्स यहां से हट गए, स्टेमन्स हट गए। तो अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस तो खत्म हो गए, अब कोई चांसेस नहीं है इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के। बट वहां पर मान लो आप 100, 200, 500, 1000 प्लांट्स हैं, तो किसी और प्लांट के बता सकते हैं, वहां पर सी प्लांट भी है, वहां डी प्लांट भी है, ई प्लांट भी है, एफ प्लांट भी है, जी भी है, एच भी है, इतने सारे प्लांट्स हैं, किसी के भी पोलन ग्रेन्स के ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए क्या किया, फटाफट से जल्दी से इसके पोलन ग्रेन्स ले लिए और इसके पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, इसके पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल किया। तो आपने क्या किया, एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ स्टेमन, आपने रिमूवल किया स्टेमन्स का, तो रिमूवल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एमेस्कुलेशन। उसके बाद में आपने इसको कवर कर दिया यहां पर पेपर से, आपने इसको बटर पेपर से कवर कर दिया, यहां आपने टाई कर दिया इसको
तो बटर पेपर से आपसे इसको कवर कर दिया। तो अब यहां पर कोई चांसेस नहीं है किसी और के पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आने के। देयर आर नो चांसेस, कोई चांस नहीं है कि कोई और पोलन ग्रेन्स यहां पर आए। अब इसको बैगिंग, ये बैगिंग, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। तो आपने बटर पेपर से इसको रैप किया, रैप करने के बाद आप इसको रख दोगे। बटर पेपर इसलिए यूज करें क्योंकि उसको सनलाइट वगैरह थोड़ा मिलता रहे और प्लांट खराब नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि प्लांट जो है आपने कवर करके रखा है तो फिर वो पूरा जो है खराब नहीं हो जाए कहीं पर भी, इसलिए आपने उसको इस तरह से बटर पेपर ही यूज किया और उसको कवर करके रख दिया। तो ये टेक्निक्स थी इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो जब भी आज भी अगर किसी को क्रॉस पॉलिनेशन करना है, अभी भी अगर किसी को क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन की जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो टेक्निक्स यही है, इमैस्कुलेशन है और बैगिंग है। फिर से देखें एक बार क्या करना था, मेंडल को क्रॉस पॉलिनेशन करना था तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो टेक्निक्स यूज करनी है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो जिसको एज अ फीमेल कंसीडर किया आपने, वैसे तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मोनिशियस प्लांट है, तो जिस प्लांट को आपने एज अ फीमेल कंसीडर किया उसके स्टेमन्स को आप कट करके रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेमन्स को सबसे पहले कट करके रिमूव किया, और जिस प्लांट को एज अ मेल आपने एज अ मेल कंसीडर किया है उसके पोलन ग्रेन्स को लेकर फर्स्ट प्लांट के जिसको फीमेल कंसीडर किया उसके स्टिग्मा के ऊपर आप स्प्रिंकल कर देंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद इमीडिएटली आप उसको रैप कर दोगे विद बटर पेपर। तो ये हो गई बैगिंग। और पहले जो आपने रिमूव किया था, जो स्टेमन्स को रिमूव किया था, दैट इज इमैस्कुलेशन, वो इमैस्कुलेशन है। तो इस तरह से इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो टेक्निक को यूज किया मेंडल ने और उससे अपना क्रॉस पॉलिनेशन किया। तो चलते हैं यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं क्या था। तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग यूज्ड बाय मेंडल बाय क्रॉस pollination in Pisum sativum garden pea plant. Emasculation to prevent the self pollination. Emasculation का रीजन क्या है अगर आपसे पूछते हैं, है ना, emasculation का एक रीजन क्या है, क्यों emasculation को यूज किया था, तो सिंपल सा आपको यही बताना है, टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए emasculation यूज किया। तो बैगिंग क्यों किया, टू प्रिवेंट पॉलिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। आप ये नहीं चाहते कि आपने जो पोलन ग्रेन्स डाले हो तो ठीक है, लेकिन किसी और के भी पोलन ग्रेन्स, किसी और स्पीसीज के, किसी और दूसरे पायसम सटाइवम के जो अनडिजायर्ड है, जिसको आपको चूज नहीं करना है, उसके भी पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आकर ना बैठ जाए। एक्चुअली में ऐसा हो जाता है क्योंकि विंड से हो रहा है, तो विंड है वहां पर, तो उसके कारण हो जाता ही है, ठीक है। इंसेक्ट्स वगैरह जो है किसी भी तरह से जब पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेशन के जो भी मेथड है उससे इसके अंदर पॉलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं किसी और से, इसलिए मेंडल ने ये चूज किया। तो यहाँ पर पॉलिनेशन मेंडल यूज टू रिमूव द स्टेमन्स, इसके अंदर मेंडल ने किया था, यहाँ पर मेंडल ने यूज टू रिमूव द स्टेमन बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा आफ्टर ओपनिंग द फ्लावर, बट इमैस्कुलेशन इज डन बाय सीजर्स और फॉरसेप्स। तो स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, क्योंकि स्टिग्मा अगर मैच्योर हो गई है तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं कि किसी और ने उसका फर्टिलाइजेशन कर दिया हो, इसलिए फर्टिलाइजेशन मैच्योरेशन से पहले ही क्या करेंगे, मैच्योरेशन से पहले ही उसको रिमूव कर दिया था। नाउ द स्टिग्मा मेंडल यूज्ड टू बट द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर ऑफ दैट प्लांट व्हिच ही वांटेड टू यूज द प्लांट एज वन ऑफ द पेरेंट। तो इसने एक्चुअली में क्या किया, उसी के स्टेमन्स को रिमूव किया जिसको एज अ मेल उसको कंसीडर करना था। यहाँ जो है ये मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। तो कंडीशन यही है कि यहाँ पर उसने जिसको एज अ पेरेंट जो चूज किए उन्हीं में से एक का स्टिग्मा रिमूव करने, दो चूज करेंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो जो एज अ फीमेल लिया था पेरेंट उसका स्टिग्मा को रिमूव किया, ये मैंने बता दिया था अभी। और जो दूसरा है जिसको एज अ मेल कंसीडर किया उसके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे, एंड स्मॉल पेपर्स ऑफ बटर पेपर वर टाइड ओवर द cross-pollinated flower to prevent their fertilization by insects or other plant to study the F2 generation. He left the flower for self-pollination through ordinary process. तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो उसके लिए तो प्लांट को, फ्लावर को उसने ऐसे ही छोड़ दिया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेंडल को सेल्फ पॉलिनेशन करवाना तो उसको मेंडल ने ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। बट जब मेंडल को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मेंडल ने एक टेक्निक यूज की थी जिसके अंदर इमैस्कुलेशन और बैगिंग को यूज किया था। इमैस्कुलेशन से स्टेमन्स को रिमूव किया। किसके स्टेमन, आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इमैस्कुलेशन क्यों किया,
सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा किसमें किया, जिसको आपने एज अ फीमेल कंसिडर किया प्लांट को, उसमें किया। और करा क्या आपने, उसके अंदर जो स्टेमन्स थे उनको सीजर या फॉर्सेप्स से कट करके रिमूव कर दिया। और बैगिंग किसमें की, बैगिंग भी उसी में की है। तो जिस प्लांट को आपने फीमेल कंसिडर किया उसी में मैस्कुलेशन करना है और उसी के अंदर बैगिंग भी करनी है आपको। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हमने बात की मेंडल की लाइफ हिस्ट्री की, मेंडल ने क्यों चूज किया पायसन स्टाइवम, मेंडल ने क्यों मेंडल के वर्क का रिजेक्शन हुआ, कब उसने पब्लिश किया और कब उसके वर्क की रीडिस्कवरी हुई, मेंडल के 7 कैरेक्टर्स कौन से थे जो उसने चूज किए, उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से थे, और मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किस तरह से करवाया, वो हमने सारा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड उसके बाद में जो एक्सेप्शंस वगैरह है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।